अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी तो बरकरार है, लेकिन सिफारती महाज के ऊपर दोनों के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी है वो जारी है। दोनों मुल्कों ने अपने जो वफूद हैं इस वक्त मुख्तलिफ दुनिया के जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर भेजे हैं, जहाँ पर दोनों ममालिक अपना जो बयानिया है उसको वो आगे बढ़ा सकें। और उसके साथ साथ भारत ने ये भी अब वाजे किया है कि अदरवाइज तो उन्होंने जो भी सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसका पाकिस्तान ने जो उन्हें भरपूर जवाब दिया। उसके अलावा पाकिस्तान के इकनॉमिक इंटरेस्ट हों, पाकिस्तान के सिफारती इंटरेस्ट हों, हर जगह के ऊपर अब वो पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे। और उन्होंने ये कहा है कि ये खुली जंग है। और इसी हफ्ते जो एक और डेवलपमेंट हुई कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का इजलास हुआ मनीला में, जहां पर पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन का एक फाइनेंशियल पैकेज की मंजूरी दी गई। और वहां पर ये कोई मेरे ख्याल में हैरान कुन बात नहीं थी शहबाज, पहले भी हमने जिक्र किया कि एक हफ्ते का डिले तरफ से किया गया क्योंकि ये एक हफ्ता पहले इसकी अप्रूवल होनी थी। लेकिन जो एक सिस्टम के अंदर या जो एडीबी के जो प्रोटोकॉल्स हैं ऑप्शन था कि कोई भी मुल्क जो है जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उसको इन्वोक करके एक हफ्ते के लिए डिले कर सकता है, जो उन्होंने किया। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली लगता ये है कि पहले तो हम यूएन के फोरम्स पे बाकी जगहों के ऊपर एक दूसरे के दरमियान लड़ाई झगड़ा करते थे। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे बाय एंड लार्ज, जो पाक इंडिया बायलैटरल जो इश्यूज थे या इनके दरमियान जो टसल है वो आमतौर पर यहाँ पर ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ इंडियाज़ न्यू एग्रेसिव पॉलिसी अब एडीबी का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी दोनों मुल्कों के दरमियान आप कह सकते हैं कि एक जो लफ्जी गोलाबारी है, तमाम कश्मीर का इशू से लेकर के दहशतगर्दी, तमाम इस मीटिंग के अंदर जो है वो उसमें डिस्कशन हुई है। बट एट द एंड ऑफ द डे भारत अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। देखिए कामरान, जैसे आपने कहा कि उसको भारत की इस वक्त पूरी कोशिश है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो बचे जो जहाँ पे ये पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो इजलास होना था 28 मई को एडीबी के बोर्ड का, वो इन्होंने मुलतवी करवा लिया 3 जून को। और उसके बाद भी जो, क्योंकि एक जो डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो एक दफ़ा जो है वो ले सकता है डेफरमेंट। उसके बाद जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि फिर एडीबी के बोर्ड के ऊपर ये भी कोशिश की गई कि कोई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उसके लिए भारत ने लॉबी की कि कोई और किसी और मुल्क का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो अब जो है वो पोस्टपोन ले ले कम से कम 2 दिन के लिए। फिर किसी और से भी उन्होंने 2-3 इस तरह डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन भारत को जो है इसमें कामयाबी नहीं हुई। इवेंचुअली ये अप्रूव होना था। इसका अप्रूव होना इसलिए ज़रूरी था, पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन लोन्स हैं ये उसकी बात नहीं है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी, उसके लिए इस कर्जे का मंजूर होना ज़रूरी था। और यही जो केस था वो IMF के बोर्ड के ऊपर भी था। वहाँ पे भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यही कम्युनिकेट किया था IMF के साथ कि अगर पाकिस्तान ने तमाम अपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं तो फिर IMF के बोर्ड के पास कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का जो केस है उसको डेफर करे। सेम वाज ट्रू फॉर दिस एडीबी के लिए भी पाकिस्तान ने बहुत सारे जो कवानीन थे, रूल्स थे, रेगुलेशन थी, उसमें तरमीम की और जितनी भी प्रायर कंडीशंस थी वो पाकिस्तान ने मीट की। तो जब शराइत पूरी हो जाएं उसके बाद किसी भी जो लैंडर के लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि वो इस मामले को डेफर करे। जो कर्ज था वो अप्रूव हो गया, जिसमें $30 करोड़ का जो एक पॉलिसी लोन था बजट सपोर्ट के लिए, उसकी मंजूरी के अगले ही दिन पाकिस्तान और एडीबी के दरमियान इस कर्ज की जो है उसकी ट्रांसफर के लिए मुआहिदा भी हो गया इस्लामाबाद में। जो बाकी $500 मिलियन है वो सॉवरेन गारंटीज में के तौर पर मिलेगा पाकिस्तान को। एडीबी गारंटी करेगा $500 मिलियन वर्थ, जिसके ऊपर वो कोई फी चार्ज करेगा और उसके बदले में पाकिस्तान जो है वो $1 अरब का जो एक कर्ज है वो ले सकता है फॉरेन कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक्स के जो रेट हैं वो 7 से 7.5% के दरमियान होंगे। ओवरऑल हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि हम ज़ाती तौर पर गैर मुल्की कर्जों के हक में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। इसके अंदर कामरान जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भारत के लिए, अब मेरा ख्याल है कि शायद उसको अपनी ये स्ट्रेटजी और जो फॉरेन पॉलिसी का जो ये वाला एंगल उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। एक तो आपको पता है कश्मीर का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो गया, जो कुछ भारत ने किया 6-7 मई की रात को, और उसके बाद अब पूरी दुनिया को पता है कि एक फ्लैश पॉइंट है न्यूक्लियर कश्मीर और इसका कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। अब भारत की अपनी इस तरह की जो हमाकतें उसकी वजह से जो भारत की इंटरवेंशन है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, वो मामला भी अब इंटरनेशनल फोराज के ऊपर जो है
वो उठाया जा रहा है। गालिबन भारत ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और इसमें क्रेडिट जाता है हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एडीबी में नूर अहमद उनको, कि उन्होंने बड़ा फोर्सफुली जो भारत के जो एलिगेशंस थी 2-3 किस्म की, उसको उन्होंने जो है वो काउंटर किया वहां पे। इसका मतलब यही है ना कि अब ये बिल्कुल वही है कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारे और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया, और आप इस प्लेटफॉर्म्स को अगर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी के लिए इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, और तवक्को आपकी ये है कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, ये तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो भारत को, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इकॉनमी दुनिया की अब चौथी बड़ी इकॉनमी है, और उसके साथ पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, और यही जो उनकी एक मिसप्रसेप्शन है कि जी पाकिस्तान क्योंकि अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है, मुआशी तौर पर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम उन पर हमला करेंगे तो मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वो एक मेरे ख्याल में जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भारत के, इसी इशू को रेज करेंगे। देखिए जी, एक जो उन्होंने इशू रेज किया कि क्योंकि पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान शायद उसमें इतनी सख्त नहीं है कि आप इनको कर्जा देंगे तो कर्जा वापस करेगा। हालांकि ये भी रियलिटी है कि बावजूद जितने प्रॉब्लम्स के पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ, कभी भी, खासकर सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं, जो मल्टीलैटरल जो इस तरह की फाइनेंशियल जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, हमेशा जो भी IMF से हो, वर्ल्ड बैंक, एडीबी से जो कर्जे लिए हों, हमने जो भी इनकी पेमेंट्स होती हैं उनको वापस किया। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि भारत उसी एक बबल के अंदर है कि देखें जी, कि पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास रोटी नहीं है, इनको आप कर्जा क्यों दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये भारत को ये अपनी जो अप्रोच है उसको बदलने की जरूरत है, स्पेशली आफ्टर जो 7 मई के जो कुछ पाकिस्तान ने किया है। और वन क्लियर एग्जांपल इज, अब भारत में बहुत खुलकर वहां पर बात हो रही है, उनकी ऑपोजिशन जो है वो तनकीद कर रही है। राहुल गांधी ने एक जो टर्म कॉइन किया और वो बहुत वहां पे चल रही है कि नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने ये टर्म कॉइन की है। तो पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड देखें, इस तरह की ब्लेम गेम नहीं चल रही। तो इसका मतलब है कि भारत को मेरे ख्याल में अपनी जो पॉलिसी है थोड़ा उसमें तब्दीली लाना होगी। उनकी बात उस तरीके से सुनने एक जो इशू बड़ा इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, जब भारत की तरफ से ये वहाँ पे एडीबी के बोर्ड में ये बात की गई कि पाकिस्तान का जो डेट है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है, तो मजीद पाकिस्तान को इस किस्म का कोई कर्जा ना दिया जाए, तो उसके काउंटर में जो हमारे ईडी थे वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आपका जो डेट का लेवल है, अगर IMF के एस्टिमेट्स उठा लें तो हमसे कुछ 10% ज्यादा ही है एज % ऑफ द इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी का साइज जितना मर्जी बढ़ा है, उसके बावजूद उनका जो डेट लेवल है वो भी पाकिस्तान से कोई तकरीबन 8-9% ज्यादा है। तो इंडेटेडनेस की बात करें तो उनकी पाकिस्तान से ज्यादा, इसके बावजूद उनके जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, कम नहीं। हमारे तो रिजर्व्स की बड़ी एक वीक पोजीशन है। दूसरा जो इशू था वो बलूचिस्तान वाला, हमने पिछले प्रोग्रामों में यहाँ पे बात की है कि जिस फोर्सफुली जो पाकिस्तान को इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे 6-7 मई से पहले जो बलूचिस्तान में भारत की जो इंटरवेंशन थी, खासतौर पर जो ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ जिसमें मासूम लोग शहीद हुए, जिस तरीके से पाकिस्तान को उठाना चाहिए था नहीं उठाया। तो जब भारत ने एडीबी के बोर्ड के ऊपर ये एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाया टेरर फाइनेंसिंग का, तो उसके काउंटर में करने के लिए हमारी तरफ से जो जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से वो यही था कि एविडेंस है कि भारत बलूचिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में और टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। जहाँ तक ये बात रही कि ये जो एडीबी का कर्जा है ये इस्तेमाल होगा मिलिट्री की फंडिंग के लिए, तो उनको आगे से इस बात की यकीन दहानी करवाएगी कि आप बेफिक्र हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी जो टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको हम मेंटेन रख सकते हैं, और इसका हमने एविडेंस भी दिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए डिप्लोमेटिकली फाइनेंशियली पाकिस्तान की एक विक्ट्री तो है, बट ये चीज़ें इस तरह के फोराज के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल्दो उसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई, और उस पॉलिटिक्स को लाने में भारत का एक रोल पहले भी रहा है। ये जो एपिसोड हुई है 4 दिन की जो जंग, उससे पहले भी भारत ने इस किस्म की बड़ी कोशिशें की। पहले वो सटल वे में जरा छुप के इस तरह की कार्रवाई की, अब वो जरा खुल के कर रहे हैं। तो लेकिन आई थिंक इस तरह की जो पॉलिसी इन द लॉन्ग रन सस्टेनेबल नहीं है। इवेंचुअली दोनों पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं, इनको कहीं ना कहीं जितने मर्जी आपके इख्तलाफात हों कहीं ना कहीं बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आई थिंक बाकी दुनिया के जो आई एम श्योर के लोग होते हैं वो हंसते होंगे कि देखो इनकी अब ये हालत है। ये हमारी मेरे ख्याल में वही हालत है, आप भारत की भी 2 बच्चे लड़ते हैं जगह जगह जाके आप गिला शिकवा कर रहे हैं कि देखिए जी आप इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने मुझे मारा है, आप इनको पैसे ना दें या इनके साथ आप कोऑपरेट ना करें। तो आई थिंक इंडिया अपने आप को कहता है कि जी हम अब एक रीजनल पावर हैं, तो उनका कंडक्ट जो है वो उस तरह का इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा। और यही एक बहुत बड़ी वजह है, आपने बलूचिस्तान की बात की ना
कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको अपने इत्तेहादियों से भी सपोर्ट अगर नहीं मिल रही, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका के पास, यूरोप के पास, यूके के पास, क्या उनके पास इधर की इंटेलिजेंस नहीं है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बेशक पब्लिकली ना कहें, उनको तो पता है कि अंदर कहानी क्या चल रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। एक और इशू जो है, कामरेड ब्रेक में जाने से पहले इसको जल्दी से डिस्कस कर लें। जैसा कि हमने बोला कि हमारे जो मामला इतने ठीक नहीं है इकोनॉमिकली, बट जब भारत की बात आती है तो हम चीज़ों को डिफरेंट एंगल से हमें देखना पड़ता है। आपको पता है कि 2022 का जब क्राइसिस आया था, जब पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा था, फिर 2023 में जब ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने आके IMF का प्रोग्राम साइन किया, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये होता था कि जो अदायगियाँ होती थी गैर मुल्की, जो खासतौर पर जो हमारी दरामदाद होती थी, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स होना थे वो बैंक्स डिले कर रहे थे और उसमें अच्छा खासा डिले आ रहा था। इवेंचुअली एक स्टेज आई कि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा कि अब ये मसला नहीं है कामरान, ये मसला दोबारा उठना शुरू हो गया है। मेरी खुद 2-3 बैंक्स की जो प्रेजिडेंट्स हैं और उनके जो ट्रेजरर से रिलेटेड जो लोग उनसे बात हुई है, 2 हफ्तों से 3 हफ्तों का कम से कम आप जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट्स की जो पेमेंट्स हैं, पहले तो बात वो LCs खोल नहीं रहे, अगर खोल रहे हैं तो उसकी जो अदायगियाँ उसमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो ग्रेस पीरियड उसके अंदर नहीं हो रही है अदायगियाँ, और ज़्यादातर जो डिलेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो कि ओपन आपके जो इंपोर्ट्स होती हैं उसके अगेंस्ट, जो कॉन्ट्रैक्चुअल इंपोर्ट्स होती हैं उसके अगेंस्ट, तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। और जिनको डॉलर्स मिल भी रहे हैं, जैसे बड़े आपके इंपोर्टर्स ऑयल की इंपोर्ट्स होती हैं, PSO है, पार्को है, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी, इनको जो डॉलर मिल रहा है वो मार्केट रेट से ज़्यादा मिल रहा है। अगर इस वक्त आपका जो इंटरबैंक का रेट है 282 रुपये के आसपास अभी चलना शुरू हो गया है, तो अगर 282 का रेट है तो इनको 284 प्लस के ऊपर इनकी LC सेटल हो रही हैं। उसका नाज़रीन उसकी एक जो रिफ्लेक्शन आई है इस जो आपके फोर्टनाइटली की जो प्राइसेस अनाउंस हुई हैं, जो पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ है, उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो PSO की जो लास्ट लेटर ऑफ क्रेडिट का जो सेटल हुआ है वो हायर रेट के ऊपर हुआ। ना सिर्फ ये कि जो डीजल की कीमत थी वो भी मेंटेन रखेगी, उसमें कमी नहीं की गई। उसकी वजह ये थी कि जो डीजल के हवाले से भी जो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट कुछ 3.5 रुपये था, तो बजाय कि उसमें आपकी प्राइस में कमी होती डीजल की हाई स्पीड की, उसमें उनको मेंटेन रखना पड़ा। तो सिचुएशन यहाँ पे एक दफा फिर डेवलप हो रही है। मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि अगर डिलेज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और इसके लिए जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक के ऊपर आ रही है वो ये कि जो इन्होंने अपने अहदाफ मीट करने IMF के हवाले से वो डोमेस्टिक मार्केट से जो डॉलर परचेज करके कर रहे हैं, उसकी वजह से भी डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर की जो शॉर्टेज आ रही है। गैर मुल्की कर्जे, जैसे कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, IMF के प्रोग्राम के अंदर होने के बावजूद पाकिस्तान को उतने नहीं मिल रहे जितने चाहिए। तो स्टेबिलिटी आपको जो इकोनॉमी के अंदर नजर आ रही है, ये बड़ी एक क्रिटिकल है। इसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हुकूमत वो इकदाम ले जो कि राइट इकदाम हो। इस हवाले से हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से वर्जन लेने की भी कोशिश की थी, स्टेट बैंक ने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। यहाँ से हम छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान क्या कर रहा है जो भारत की तरफ से इकदाम हो रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि जब कोई खिलाड़ी या टीम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, उसे कहते हैं पर्पल पैच, कि आप बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में मट्टी को आप जो है वो सोना बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त आपको पाकिस्तान की लगती है? ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉबी कर रहा है, पहले उसको IMF में मुंह की खानी पड़ी, फिर ADB का इजलास हुआ, वहां पर उसको जो उसका हदफ था वो हासिल नहीं हुआ, और फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस हफ्ते जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें 2 जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की अहम कमेटियां हैं उसमें पाकिस्तान को की रोल मिला है। एक तालिबान की सैंक्शन कमेटी है 1988, उसकी सरबराही जो है वो पाकिस्तान करेगा पूरा इस साल 2025 में, क्योंकि याद होना चाहिए आपको कि पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का। फिर दूसरी एक और कमेटी है काउंटर टेररिज्म, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है 1373, इसके तहत ये बनाई गई थी। इसको अल्जेरिया जो है इसकी सरबराही करेगा और पाकिस्तान इस कमेटी का वाइस चेयर जो है वो अपॉइंट किया गया है। उसके साथ पाकिस्तान के साथ रूस और फ्रांस जो हैं वो इसके वाइस चेयर होंगे। अब ये जो
दोनों फैसले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त भारत भरपूर लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करते हुए उस पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। लेकिन ये जो दोनों अपॉइंटमेंट्स हैं पाकिस्तान की, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि शो करता है कि दुनिया पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करती है और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ एफर्ट्स हैं ये उसकी भी तारीफ है। और शहबाज इंपॉर्टेंटली भारत में इस वक्त उनकी जो हुकूमत ज़ेरे आताब है और जो उनके क्रिटिक्स हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी क्या ये फॉरेन पॉलिसी है, तो कई वहां पर जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि भारत को तो अब यूएन से ही निकल जाना चाहिए कि जिस मुल्क को हम दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे ही एक जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको वाइस चेयरमैन लगा दिया है और जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसकी सरबराही उसे दे दी है। कामरान, वो आपने सही कहा कि क्रिकेट में जब आपको फतूहात मिलती हैं तो फिर एक के बाद दूसरी फतह मिल रही होती है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। इसमें खास तौर पर ये जो काउंटर टेररिज्म वाली कमेटी है, इसमें एक जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री पाकिस्तान की अपनी जगह पे है, इसमें इनको दो एडवांटेजेस मिल गए। पहला एडवांटेज ये कि नेगेट करता है वो जो इंडिया का ग्लोबल प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, ये तो हो गया पहला एडवांटेज। उनका जो सारा नैरेटिव है इससे वो खत्म होता है, जिसकी वजह से जिस किस्म के रिएक्शन की आपने बात की इंडिया से वो रिएक्शन आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए एक जो है ना यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि इस कमेटी के ऊपर रहते हुए जो भारत जो है वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है उसको ग्लोबल लेवल पे हाईलाइट करे। इसके हवाले से जितने इसका जो बेहतर और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठा सकता है पाकिस्तान उठा सके, इसके हवाले से आई होप कि इन्होंने कोई ना कोई इसके स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज आती है बड़ी देर बाद आती है। बिल्कुल, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज तो आपको पता है कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबर उनके पास वीटो पावर होती है, तो वहां पर तो आपके पास मनूवर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। बट इन कमेटीज के अंदर फैसले होते हैं कंसेंसस के साथ, और जब आपको किसी कमेटी की सदारत भी मिले या उसके आप वाइस चेयर हों तो आप किसी हद तक उसमें जो अपना जो भी आपका पर्सपेक्टिव है उसको आगे लेके चल सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली जो काउंटर टेररिज्म की कमेटी है उसमें रूस और फ्रांस भी शामिल हैं, और ये रूस और फ्रांस, आपको पता है कि रूस के साथ तो हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, बट स्टिल रूस और फ्रांस जो है वो भारत के आपको पता है इत्तेहादी हैं। और इसी चीज़ को अगर आप आगे बढ़ाएं तो जो हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की, भारत ने भी एक मल्टी पार्टी जो डेलीगेशन है पूरी दुनिया में वो भेज रहे हैं। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है, पहले वो न्यूयॉर्क गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी सदारत कर रहे हैं। और खुद भारत के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो रही है कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनकी मुलाकातें यूएन सेक्रेटरी जनरल से हुई, उनकी मुलाकातें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनके जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ हुई। इफेक्टिवली उन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो यूएन का अपना यूट्यूब का चैनल है उसने बराह रास्त उसको दिखाया। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो भारत का डेलीगेशन वहां पर गया वो ज्यादातर जो उनका अपना मीडिया था, जो स्टेट उनको उन्होंने इंटरव्यूज दिए, जो उनका डायस्पोरा था उनके साथ उन्होंने कोई मुलाकातें की। तो ये भारत के अपने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारी तरजीहात देखें और पाकिस्तान की तरजीहात देखें, तो भारत के अंदर भी इसके हवाले से आवाजें उठ रही हैं। और वाशिंगटन में भी इसी तरह से जो अहम मुलाकातें हुई हैं और उसमें जो अहम नुक्ता जो सामने आया है, आई थिंक जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वाशिंगटन में भी उन्होंने थिंक टैंक्स के साथ इज़हार ख्याल किया। एक जो चीज़ सामने आ रही है कि काउंटर तो पाकिस्तान ने जो भी भारत का पर्सपेक्टिव है उसको किया, लेकिन अंडरलाइन मैसेज पाकिस्तान की तरफ से ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के बावजूद हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं। और एक प्रपोजल जिसकी उन्होंने बात की कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का भी कंसर्न है, भारत कहता है उसका भी कंसर्न है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि अगर आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और रॉ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत की खुफिया एजेंसी है, अगर ये आपस में इस मामले के ऊपर बातचीत करें, कोऑपरेट करें, तो पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी जाती राय है या फिर ये रियासत पाकिस्तान का प्रपोजल है। जो मेरे जराए का कहना है कि ये रियासत पाकिस्तान भी इस तरह का मैकेनिज्म चाहती है, वो बेशक आईएसआई या रॉ के लेवल पर हो या अदरवाइज कोई हाईएस्ट लेवल का मैकेनिज्म हो, जहां पर दोनों मुल्कों के जो दहशतगर्दी से मुतालिक मामलात हैं उन पर डिस्कशन हो। आइडिया उसके पीछे ये है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया हो तो उस बायलैटरल मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए
डिस्कशन की जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो मिलिट्री एस्केलेशन है इसको अवॉइड किया जाए। और इसमें जो मेरे पास इतला है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उसमें अमेरिका भी शामिल है, मिडिल ईस्ट के भी प्लेयर्स शामिल हैं, वो भी इस प्रपोजल की तायीद कर रहे हैं कि यस, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह का कोई प्रपोजल और मैकेनिज्म सामने आ जाए तो मुस्तकबिल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। और शहबाज, ये इंपॉर्टेंट प्रपोजल है क्योंकि कोल्ड वॉर के ज़माने में आपको पता है कि फॉर्मर सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जितने मर्जी ताल्लुकात खराब थे, लेकिन उनके जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो बड़े रोबस्ट थे, उसमें कभी भी रुकावट नहीं आई। शायद इसी वजह से कोई बहुत बड़ा डिजास्टर जो है इवन कोल्ड वॉर जब अपने पीक पर थी तब नहीं हुआ। तो इसी तरह का एक जो आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म पाकिस्तान और भारत के दरमियान बनाने की बात हो रही है, और ये ऑल द मोर रेलेवेंट है कि दोनों मुल्क एक तो पड़ोसी हैं एंड दोनों मुल्क न्यूक्लियर ताकतें भी। अच्छा कामरान, आपने दो कमेटीज का जिक्र किया, काउंटर टेररिज्म का और एक सैंक्शन वाला, एक तीसरा भी इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, उसका भी पाकिस्तान को चेयर बना। तो तीन बेसिकली जो गालबन कमेटीज हैं उसके हवाले से पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे पाकिस्तान दो का को चेयर और एक का चेयर है इसके अंदर। तो एक और जो चीज़ जो देखो सारी चीज़ों को समराइज करती है कि पाकिस्तान की, ठीक है, माजी में जो डिप्लोमेटिक हमारी जो एफर्ट्स थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और ये वजह कि भारत का जो प्रोपेगेंडा था वो चल रहा था। ये एक रियलिटी है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी ट्वीट में भी जिक्र किया कि 90,000 लोग पाकिस्तान में शहीद हुए हैं दहशतगर्दी की वजह से, और $1.5 अरब का तो हमारा ऑफिशियल लॉस है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, और जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स है उसके मुताबिक $250 अरब के करीब। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप डिप्लोमेटिक आउटरीच की बात तो कर ही रहे हैं, एक तरफ जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन वो विजिट कर रहा है, फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ईरान, आज़रबाईजान, तुर्की वगैरह के दौरे पर गए, और अब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उनके साथ फील्ड मार्शल भी है वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं। अहम मुलाकातें वहां पर उनकी हुई हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उन्होंने यही कहा था कि इस दौरे का मकसद, सऊदी अरब ने भी एक जो पॉजिटिव रोल प्ले किया, पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग हुई, तो उनका शुक्रिया अदा करना है। तो क्लियरली यहाँ पर जो पाकिस्तान की क़यादत है, जो हमें एक विंडो मिली है आफ्टर डिफीटिंग इंडिया और बैटल फील्ड के अंदर, तो पाकिस्तान उसको कैपिटलाइज करना चाहता है कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाए बल्कि उसमें मजीद जो है बेहतरी लाई जाए। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर ख़जाना को कौन से सवाबदीदी इख्तियारात दे दिए हैं जिस पर कुछ जो आईब्रोज जो हैं वो रेज हो रही हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बजट की अगर आप बात करें, हम बहुत अरसे से शहबाज भी इसको सेकंड करेंगे कवर कर रहे थे। जब भी बजट पेश होता है तो एक मीडिया के अंदर भी एक आप कह सकते हैं कि बड़ा एक समा होता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा, अब तो खैर उतना नहीं रहा, एक इंसेंटिव होता था कि दफ्तर की तरफ से आपको खाना मिलता था, क्योंकि बड़ा आप देर तक काम करते थे, वो अब खाना भी खैर नहीं मिलता, उसमें इतना इंसेंटिव नहीं रहा। इवन नेशनल असेंबली में भी खाना वाना मिलता था, वो भी मेरे ख्याल में बाद में बहुत शोर पड़ा इमरान खान के आने के बाद, उन्होंने कहा जी आप ये क्यों फजूल खर्ची कर रहे हैं, वो भी खत्म हो गया है। लेकिन एक इंसेंटिव जो है आपको पता है, जो सरकारी मुलाजमीन वो नेशनल असेंबली में हो, सेक्रेटेरिएट या फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, कि बहुत मेहनत करते हैं, बजट सारी सारी रात काम करके बजट बनाते हैं, तो हुकूमत हर दफ़ा उनको एक एजाज़िया देती है कि आपको एडिशनल इंसेंटिव देती है कि बहुत आपने काम किया है। और इस दफ़ा इसमें चेंज ये है कि अब ये फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इसका डिटर्मिन करेंगे किसको कितना आपने एजाज़िया देना है, उसकी कोई उन्होंने लिमिट मुकर्रर नहीं की। तो साथ ये भी कह देते कि जो साफियों को खाना मिलता था पहले मुफ्त में, वो भी रिस्टोर कर देते, उसकी कोई प्रपोजल नहीं है। एक तो ये कि जो दफ्तर में खाना वो अभी मिलता अभी भी है, क्योंकि हमारे कोलीग फिर रिजवान साहब लाजमी जाएंगे। नहीं, वो देखें कोई भी फंड करे खाना मिलता है एक तो, और रिजवान साहब का खाना नेशनल असेंबली में बंद हुआ है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका जो खाना है वो अभी भी चल रहा है, एक चीज। अच्छा। अब आ जाते हैं बजट के हवाले से। बजट के हवाले से देखिए, पहली बात तो ये तरीकाकार ही गलत है कि आप लेट नाइट बैठ के बजट बनाए। ये कौन सी ऐसा आपने न्यूक्लियर का कोड है जिसको आप दफ्तर बंद कर, आप भी तो लेट नाइट बैठ के स्टोरियां बना रहे हैं। हमारा काम शाम को शुरू होता है ना, दैट इज समथिंग एल्स। तो प्रपोजल देते हैं 11 बजे बजट पेश करें, मैं तो 5 बजे घर जाएं। कब से इनको कह रहा हूं कि आप 12 बजे बजट स्पीच करें, 12 बजे दोपहर में इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च करें। बेसिकली ये सारा एक प्लान का हिस्सा होता है कि लेट बजट अनाउंस करो, मीडिया को पढ़ने का कम मौका मिले और कम क्रिटिसिज्म। ये एक इनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। इनको इतना नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया 60-70% चीजें पहले रिपोर्ट करके बैठा हुआ होता है, तो हमें पता होता है हमने किस चीज को टारगेट करना है। अब आ जाते हैं बजट ऑनरेरियम के ऊपर।
देखिए, बजट ऑनरेरियम जो है ये इंतहाई गलत एक्सरसाइज है। जिस काम करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, आपको मिलती है, उसके लिए आपको डबल और ट्रिपल 4, 5, 6 टाइम्स क्यों इजाफी तनख्वाह मिले? ये कौन सा मुल्क है? क्या ये डेमोक्रेसी है कि जहां पे एक फाइनेंस मिनिस्टर जो मुल्क है उसके पास ये इख्तियार हो, किसी को 100 एजाजिए दे दे, 5 दे दे, 1 दे दे? वाई? अगर आपने किसी को कोई इंसेंटिव देना है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम क्यों नहीं होता? इसी हफ्ते जो थी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर ये एक लेके गए ऑनरेरियम की पॉलिसी लेके गए। अब उसमें इन्होंने एक तो पॉलिसी को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, 3 किस्म के अब ऑनरेरिया मिलेंगे। एक ऑर्डिनरी मिलेगा, हर सरकारी मुलाजम को साल में 1 इजाफी तनख्वाह मिलेगी, चले मान लेते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरा परफॉर्मेंस अलाउंस इनको मिलेगा, ओवर एंड अबव दैट 1 जो सैलरी मिलेगी वो जो टोटल एम्प्लॉइज हैं उसके 25% को मिलेगा। और ये दोनों जो ऑनरेरियम हैं इसको जो कंसर्न फेडरल सेक्रेटरी होंगे, उस डिपार्टमेंट का जो ब्यूरोक्रेट हेड होगा वो उसको अप्रूव करेगा। जो असल चीज है, जो कंट्रोवर्शियल चीज है, वो बजट के ऑनरेरियम्स हैं। पहले ये जो इख्तियार था कामरान, ये चेयरमैन ईसीसी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन चेयरमैन ईसीसी के पास था। तो वो जब ईसीसी की कमेटी आ जाती है ना, तो उसकी उसमें ट्रांसपेरेंसी रिलेटिवली बेहतर आ जाती है। अब वजारत खजाना ने एक पॉलिसी बनाई है जिसकी मंजूरी जो है फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने एज ए चेयरमैन ईसीसी दी है कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो जो बजट के ऑनरेरियम्स में जितने वो चाहें वो दे सकते हैं। और किन किन को दे सकते हैं नाज़रीन, ये हम आपको बता देते हैं। जो इनकी पॉलिसी अप्रूव हुई है उसके मुताबिक Finance Minister will give budget honorarium to the employees posted in Finance Division, Revenue Division, Federal Board of Revenue, Planning, Development and Special Initiative Division, National Assembly, Secretariat, Senate Secretariat and Prime Minister's Office. The quantum of budget honorarium for each financial year shall be decided by the Finance Minister. ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है जहां पे ये इख्तियार जो है वो मुल्क के वजीर खजाना को है कि वो जितना दिल चाहे वो ऑनरेरियम्स दे दे। इसके हवाले से जब हमने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, उनका वर्जन लेने की, तो उन्होंने कहा जी कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होता था। पहले चेयरमैन ईसीसी के तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर करता था, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। उन्होंने इस चीज को डिफेंड किया, अपने राइट को। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर को बेहतर पता होता है कि किसने कितना काम किया है और कितना उसको जो है वो ऑनरेरियम चाहिए, तो उनके ख्याल में यहाँ पे कोई डिस्क्रिशन नहीं है। एक और जो चीज जो आप सबके लिए, हम सब के लिए तकलीफ दे है, ये जो इनको बजट ऑनरेरियम जो मिलेंगे इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो 5% होगा। अगर किसी को 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितना भी ऑनरेरियम मिला है उसकी तनख्वाह के साथ वो मर्ज नहीं होगा। जब तनख्वाह के साथ मर्ज हो जाता है तो टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, तो रेट 35 और 40% भी हो सकता है, जो मैक्सिमम रेट है। तो उन्होंने कहा जी इस पूल को सेपरेट कर दें, जितना भी पैसा होगा उसके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स देके आप ये ऑनरेरियम अपने घर ले जाएं। ये एक नहीं 2 पाकिस्तान है, और ये ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी में ऐसे इख्तियारात किसी मुल्क के वजीर खजाना को नहीं मिलते। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करेंगे ईद के हवाले से। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने ये तो सुना होगा जब आपने कोई गाड़ी खरीदनी हो, बेचनी हो, तो बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाकर आप गाड़ी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले इनिशिएटिव लिया था कि अब आप अपने जो जानवर हैं वो खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और ईद कुर्बान है कल, और इस दफ़ा अगर आप देखें तो लोग वैसे तो हर दफ़ा ये गिला करते हैं, बट मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि शायद लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं, इवन के सम टाइम तो जो जानवर है उसकी कीमत जो है 1 करोड़ रुपए तक लोग जो है वो मांग रहे हैं। और इसके हवाले से बात करने के लिए कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एक पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी है, उनके जो चेयरमैन हैं हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम तारिक शफी साहब, उनसे बात करते हैं। तो इब्राहिम साहब, सबसे पहले बताएं कि अब तो जाहिर है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, और मेरे ख्याल में जो कुर्बानी की जो शॉपिंग है, जो जानवरों की खरीदो फरोख्त है, वो अपने अरूज पर है। तो इस कंपनी ने क्या रोल प्ले किया है? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से लोगों ने जानवरों की खरीदो फरोख्त हुई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम पे इनवाइट करने का। हमने इस साल पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कैटल मार्केट लाहौर में बनाई है, जिसकी लागत 5 अरब रुपए आई है। 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। FW को देख के इसकी कैपेसिटी बल्कि मार्केट की डबल हो गई है। तो अगर आप रश देखें और जो फैसिलिटीज हमने दी हैं, इस तरह की पूरी साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कैटल मार्केट नहीं है। और ये
पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक सेक्टर में बहुत बड़ा एक संगे मील है, इन सेंस कि इसके अंदर हमने ई ऑक्शन रिंग डाला है, इसके अंदर हमने स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल शेड्स डाले, वेटरनरी फैसिलिटीज, मतलब कि व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट वो इसके अंदर हमने लाहौर में भी डाला है, और जंग में इंशाल्लाह अगले महीने उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट भी कुछ 7 महीने में मुकम्मल हुआ है। तो ये दोनों एक गेम चेंजर हमने किए हैं, और ये पिछले 2 साल के अंदर हमें, जब ये कंपनी मैं बना था तो 3 बिलियन पे थी, आज इस कंपनी के पास मोर देन 30 बिलियन रुपीज है। हमने सिंपल डिजिटल कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक जिसे कहते हैं ब्रेन चाइल्ड है, हमने इसमें डिजिटल ई ऑक्शन करवाई पहली बार पीआईटीबी के अभी तावन से, विद इन 3 days वी रेज मोर देन 15 बिलियन रुपीज। और इसी तरह पिछले साल भी हम लाइव बोली थी, उसको हमने डिजिटल किया। हमने ईआरपी सिस्टम लेके आए हैं ताकि सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी आए हमारी कैश फ्लोज में और हर चीज में। और पिछले साल ई कैटल जो ऐप है उसके अंदर रिकॉर्ड आप व्यूअर्स ने विजिट किया, बट ट्रांजैक्शन नहीं उतनी हो सकी, क्योंकि बट द मेन पर्पस वाज टू दैट द बायर एंड सेलर मीट। इसमें इब्राहिम साहब एक बात बताइएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन है, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ रही हैं। पिछले साल का आपने जिक्र किया, इस साल के क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं जानवरों की कीमत के हवाले से? सबसे महंगा जानवर कितना बिका, कुछ आप लोगों को अंदाजा है? और अभी तक कितनी आपके जो प्लेटफॉर्म जो खासतौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कितनी खरीदो फरोख्त इस साल हुई है अभी तक? अपना शबाज भाई ऐसे है कि एग्जैक्ट जो डेटा है वो तो कुछ दिनों में आएगा, लेकिन जो वेबसाइट विजिट्स हैं दैट इज इन मिलियंस। तो उससे बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, वेबसाइट से जाके अपना सेलर का नंबर ले लेते हैं और उस तरह ट्रांजैक्शन जो है वो अपना डिलीवरी मंगवा लेते हैं, बजाय कि उसको एंड तक कंक्लूड करें। वो अभी उस प्रोसेस में फॉर्मलाइजेशन लोगों को अभी उतने लोग यूज तो नहीं है, कुछ हद तक है, एग्जैक्ट डेटा 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। इब्राहिम साहब, एक जो चीज नोटिस की गई है, जो अगर आप प्राइसेस की बात करें तो आम जो लोग हैं वो गिला भी करते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो क्या ये जो आपकी कंपनी है या जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको प्राइसेस को रेगुलेट भी करते हैं कि ठीक है जो सेलर है उसका भी नुकसान ना हो, लेकिन एक बायर को भी रीजनेबल प्राइस मिले? क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि लोग यहां पर तो 50 लाख से 1 करोड़ तक जानवर की कीमत मांग रहे हैं, और लोगों का ख्याल है कि शायद ये फेयर नहीं है। तो क्या ट्रांसपेरेंसी और जो कीमतों को रेगुलेट करने के हवाले से भी आपकी कंपनी का रोल है? प्राइस रेगुलेशन इज नॉट आवर मैंडेट, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इकोनॉमी को तो जनरली द इन्फ्लेशन हैज बीन हाई। मतलब हम पिछले 1-2 साल अब बेहतरी की तरफ मुल्क जरूर जानेब है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स आपके सामने कितना हाई है। अपना एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम को रिविजिट करना चाहिए। ये वो वाहिद चीजें हैं जो हम करेंगे तो जिससे ओवरऑल मैक्रो पिक्चर अगर बेहतर होगी तो ये वाली चीजें तो फिर ऑटोमेटिकली करेक्शन आ जाएगी। मतलब फाइनल टैक्स रिजीम की तरफ हमें जाना चाहिए। इस तरह की काफी चीजें हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में और इकोनॉमी में अगर हम करें तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इब्राहिम साहब, आपकी कंपनी ने कुछ टैक्सेस भी पे किए हैं, मुझे इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। जो लाइफ स्टॉक है वो एक फेडरल सब्जेक्ट है, लाइफ स्टॉक टैक्सेशन जो है, लाइफ स्टॉक प्रोविंशियल मैटर है, बट जो टैक्सेशन फेडरल सब्जेक्ट लॉ पास किया पंजाब असेंबली ने, लाइफ स्टॉक उन्होंने वो उसकी जो टैक्सेशन है वो सूबे में ले गए। आपकी कंपनी ने गलबन 1.5 अरब रुपए की टैक्स पेमेंट्स भी की हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किस किस्म के टैक्सेस आप लोगों ने पे किए हैं? ये जो हम रेवेन्यू रेज करते हैं अपना, जिस तरह अभी 16 बिलियन मैंने आपको 15.5 अरब बताया है जो हमने रेज किया, इस पे हम टैक्स देते हैं। इट्स अ सेक्शन 42 कंपनी, तो इट इज लायबल फॉर टैक्सेशन। अच्छा ठीक है, इसमें एक और जो चीज एक्सप्लेन कीजिए, आपके फ्यूचर जो प्लान्स हैं खासतौर पर कैटल मार्केट के हवाले से। एक जो चैलेंज होता है कि हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है इतनी एजुकेटेड नहीं है, और आप जो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है फार्मर कम्युनिटी की तरफ से? कैसा रिस्पांस है? जो सेक्टर उसकी तरफ से क्या रिस्पांस आपको आ रहा है? क्या लोग ये बात जो आप करते हैं इसको समझते हैं, या अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए उनको मजीद वक्त चाहिए? शबाज भाई, ये जो हमने मॉडल कैटल मार्केट्स बनाई है लाहौर में तो बन गई है, वो आप उसमें रिकॉर्ड रश है पिछले 10 दिन से। ये बेसिकली वी आर मूविंग कि फार्मर्स को जो है अकोमोडेशन हो, उनको बेहतर, जब उनके जानवर को बेहतर फैसिलिटी मिलेगी तो उनकी ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट भी बेहतर होगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनकी होगी। और जहां तक ये आपका सवाल ये रहा कि
और फार्मर की बेहतरी के लिए तो ये मॉडल मार्केट्स हमने बनाई है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अगले साल हम 4 से 5 और इसी तरह फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्लीन ट्रांसपेरेंट। ये प्रोजेक्ट भी हमने जो लाहौर और झंग का दिया है, FW को दिया है, और इसमें रिकॉर्ड टाइम डिलीवरी हुई है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि हमने जो डिजाइन लिया था, कुछ ब्राजील से हमने ऑक्शन रिंग बनवाया, जो कि पाकिस्तान में पहली बार ऑक्शन रिंग बनाए लाहौर में और झंग में। इसके अंदर अब आप एनिमल फेस्टिविटी भी करवा सकते हैं, जो और किस्म के इवेंट्स करवा सकते हैं, जो कि कम्युनिटी इंगेजमेंट की तरफ जिसका मतलब मकसद है। तो ये चीजें, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड थिंग्स व्हिच वी हैव अडॉप्टेड। अच्छा इब्राहिम साहब, ये भी बताएं कि कोई कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, देखें बाकी दुनिया में ये जो लाइफ स्टॉक का शोबा है, लोग इससे बिलियंस डॉलर्स जो है वो अर्न करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड देखा गया है कि ज़राअत के शोबे से ही ज़ाहिर ये लिंक्ड है। आमतौर पर 2, 4, 5 जानवर ये लोग सारा साल पालते हैं, फिर ईद या कोई और मौका आता है उसको बेचते हैं और फिर वो पैसा खर्च करके फिर आगे चले जाते हैं। इस तरह का लोगों को एजुकेट करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि आप अपने आज अगर इस साल आपने 4 जानवर रखे हैं, कल उसको 6 करें, 8 करें, 10 करें, उसको एक बड़े लेवल पर लेकर के जाएं। इस तरह से आपकी मैशत भी बेहतर होगी और वो जो लोग हैं वो एक से जिंदगी नीचे गुजार रहे हैं, वो उससे बाहर आएंगे। तो इस तरह का भी आपका कोई इनिशिएटिव है इस कंपनी के तहत? आप मॉडर्न कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो भी ये मॉडल कैटल मार्केट्स में ही कवर हो जाता है, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट की है कि वो पैमको इस कंपनी में अमेलगमेट कर दें। तो क्या होगा कि जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरह मैंने अल्लाह का फजल है बताया आपको कि 10x हमने रेवेन्यू कर दिया 2 साल में। तो जो फंड्स हैं, तो स्लॉटर हाउसेज को जब हम बेहतर कर देंगे तो मीट प्रोसेसिंग और उसकी फैसिलिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे और करके तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं, जो रूरल अर्बन गैप है, या जो आपकी एग्री सोसाइटी है या एग्री जो फार्मर है, लेट से किसी के पास सबसे हमने ई टैगिंग भी इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि जो प्री रेक्विजिट है एक्सपोर्ट का, या जिसको कहते हैं चिप लगना एनिमल के अंदर, तो उसमें ट्रेसेबिलिटी हो जाती है। पाइट से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोजेक्ट है, तो उससे ये क्वारंटीन फैसिलिटीज वो बेसिकली उस तरह की चीजें मौके हम बना के, तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम तारिक शफी साहब, आपने ज्वाइन किया। ये यकीनी तौर पर एक तो हमारा दीनी फरीजा भी है, कुर्बानी देते हैं, और इससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो जनरेट होती है। एक रफली जो एस्टिमेट है पिछले साल के, कहा जाता है कि 500 से 600 अरब रुपए इस मद में जो जानवरों की ईद के मौके के ऊपर खरीदो फरोख्त होती है। इतनी बड़ी ये ऑब्वियसली ये मार्केट है। बट बिफोर वी कंक्लूड, मेरे ख्याल में एक तो आपको ईद मुबारक, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहेंगे कि ज़रूर गोश्त खाएं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। एंड इम्पॉर्टेंटली वो जो साहिब इस्तात लोग हैं जो हर साल और हर रोज़ अफोर्ड कर सकते हैं वो गोश्त खा सकते हैं, तो कोशिश करें कि उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिनके पास इतनी इस्तात नहीं होती कि वो हर रोज़ ये गोश्त खा सकें। और ये भी मेरे ख्याल में हमें रखना चाहिए याद कि कुर्बानी का जो असल जो मकसद है, जो स्पिरिट है, उसको भी हमने याद रखना है। ये नहीं है कि जानवर के जो बहुत अच्छे हिस्से हैं वो आपने अपने लिए और अपने मेहमानों की तवाज़ो के लिए रख लेने, बल्कि आपने गरीबों में और जो लोग हकदार हैं उनमें ज़रूर ये तकसीम करने हैं। बहरहाल हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।